Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आपने बहुत अच्छे से सुन ली होगी, कई जगह से सुन ली होगी। वो है कि आरबीआई ने अपना हाईएस्ट एवर डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को पास ऑन किया, विच इज रफली अराउंड 2.86 लाख करोड़। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से जो आरबीआई ये जो डिविडेंड है वो डिसाइड करता है, उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं, वो हमें जनरली पता नहीं होता। तो आज इस सेशन में जो है मैं आपको सारी कुछ चीजें जो है वो कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, है ना। तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड। उसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। मोर ओवर दोस्तों, आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, आते हैं न्यूज पे कि पहली चीज क्या ये न्यूज है। तो अगर हम बात करें, देखिए अभी सेंट्रल बोर्ड की जो है यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने यहाँ पे फाइनली अप्रूव कर दिया कि जो उनका सरप्लस है विच इज रफली अराउंड 2.86 लाख करोड़, वो जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए, आरबीआई जो है बहुत सारी सोर्सेज से इनकम करता है, बहुत सारी फंक्शनिंग के द्वारा इनकम जनरेट करता है। इवन अगर हम बात करें, इवन जो आप करेंसी प्रिंट होती है वहां से भी जो है आरबीआई इनकम जनरेट करता है। तो उसके रिगार्डिंग ना मैं आपको व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सेपरेट सेशन लेके आऊंगा। लेकिन कब लेके आऊंगा? जब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पूरी डिटेलिंग होगी कि पिछले साल के क्या हमारे इनकम रहे, क्या हमारे एक्सपेंसेस रहे। तो वो जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, तो वो मैं आपके लिए सामने लेके आऊंगा ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लगे, है ना। तो वो एक सेपरेट सेशन में करेंगे, पहले वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। अभी तो जो बोर्ड ने अप्रूव किया है, इसके बाद आई थिंक अब एनुअल रिपोर्ट हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी होपफुली, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई ये जो है यहाँ पे 2.86 लाख करोड़ जो है वो सरप्लस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी टर्मोलॉजीज देखने को मिलेंगी जो जनरली आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, है ना, क्योंकि कई वीडियोस में बहुत सारे लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दे जस्ट वांट टू कवर, मतलब sometimes you just see an anchor on the other side of the video, है ना। They do not know the technical specifications of these aspects। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होने चाहिए एज ए आरबीआई एस्पिरेंट, जैसे कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये क्या होता है ना। व्हाट आर कंटीजेंसी रिस्क बफर्स, इसकी रेंज ये जो है ये क्या है ना। आपको बस बोल दिया जाता है कि देयर इज कंटीजेंसी रिस्क बफर 4.5 से 7.5, अभी करंटली इट इज 6.5, तो उसके बेसिस पे इतना सरप्लस हमने ट्रांसफर कर दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्मोलॉजीज। तो आज इस सेशन में हम ये सारी टर्मोलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज तो बस इतनी थी कि आरबीआई ने 2.86 लाख करोड़ का हाईएस्ट एवर डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया है। तो चलिए इस न्यूज को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। मैं आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ समझाता हूं इस न्यूज की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट कि ईद के ओकेजन पे, आई थिंक जब ये आपको वीडियो मिल रहा हो दोस्तों, तब हमारी सेल चल रही हो। तो प्लीज अगर आप किसी कोर्स में हमारे एनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज इस समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 78 नहीं, 81% अगर आप मेरा कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम दी ऐप, है ना। तो ऐप के थ्रू, ऐप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 81% एंड विद एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो प्लीज चूज योर ऑप्शंस वाइजली एट द राइट टाइम। एंड इफ ये वीडियो आपके सामने ईद के दिन आ रही है तो मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं विश करना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज एक बड़ा सिंपल सा, अगर मैं आपको एक फंडा सुनाऊं, बिल्कुल लेमन के टर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक बिल्कुल जिस बच्चे को फाइनेंस का एफ नहीं आता वो भी ये समझ जाए। देखिए, आप कुछ पैसा कमाते हैं जिसको हम कहते हैं इनकम, और आपके कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रॉफिट, है ना। इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए रखना चाहते हैं, कुछ पैसा हम जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। अब देखो, आरबीआई के शेयर होल्डर कौन है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पैसा हम यहाँ पे पास ऑन कर रहे हैं, है ना, अपने डिविडेंड्स, क्योंकि आरबीआई का देखिए कोई लिस्टेड कंपनी तो है नहीं। आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्लानिंग के हिसाब से कुछ पैसा रख लेता है, उसके बाद वो सारे का सारा जो प्रॉफिट कमाया वो पास ऑन कर देता है टू द शेयर होल्डर, विच इज अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो पैसा चला गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, जिसका क्वांटम है 2.86 लाख करोड़, है ना। अब ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, क्या है कि पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो कोई फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं होता। देखिए, जब आरबीआई अपनी फंक्शनिंग करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है, आरबीआई रेपो ऑपरेशंस कैरी आउट करता है ना, फॉरेक्स मेंटेन करता है, तो इन सभी ऑपरेशंस में
आरबीआई अपनी बैलेंस शीट पे रिस्क एक्सपोजर लेके आता है ना। जैसे अगर आपने नॉर्मल बैंक्स का भी सुना होगा, बैंक्स लोन देते हैं, तो आरबीआई भी तो लोन दे रहा है ना एक तरह से, तो दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द क्रेडिट रिस्क। अब बैंक अलग तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आरबीआई अलग तरह से रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए भी आपको कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा, है ना। और वो जब आप रिस्क मैनेज कर लें तो भाई एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास है आप गवर्नमेंट को पास ऑन कर दीजिए। तो इसका जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है कि मेरा रिस्क भी मैनेज हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट जो कि मेरी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर है उसको वो बेनिफिट पास ऑन कर सकूं, उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक, अभी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इट्स लाइक ये एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, इसके पीछे जो कमेटी थी वो थी बिमल जालान कमेटी, जो 2019 में उन्होंने ये फ्रेमवर्क हमें दिया था। उससे लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था। उसके पहले अगर हम बात करें मलेगांव कमेटी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, बट उसको एक कंप्लीट शेप दिया बिमल जालान कमेटी ने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अभी जो फ्रेमवर्क था ये था 5 सालों के लिए, है ना। तो 2024 में इसको 2024 में इसको दोबारा से रिव्यू किया गया और इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए कि देखो, पहले जो फ्रेमवर्क था वो बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत ज्यादा रिजिड था। कैसे, मैं अभी आपको जब सारे नंबर्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल किया गया ताकि ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को पास ऑन किया जा सके। मतलब इन द सेंस कि अगर हम रिस्क मैनेज कर पा रहे हैं प्रॉपरली तो मैं ज्यादा पैसा क्यों रखूं अननेसेसरी। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे कोई ना हम इकोनॉमी में इंजेक्ट करें, हम गवर्नमेंट को पास ऑन करें ताकि बेनिफिट्स एंड कस्टमर्स को मिले, है ना। तो 2014 में ये फ्रेमवर्क रिवाइज किया गया फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। और अभी जो करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। तो पहली चीज, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है कि बैंक्स बोले तो आरबीआई जो है बहुत सारे ऑपरेशंस कैरी आउट करता है। उन ऑपरेशंस की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इनवाइट करता है और उन रिस्क को मैनेज करने के बाद एक्सेस जो फंड्स होते हैं वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। एंड दिस इज द एंटायर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। तो पहली चीज, कौन कौन से तरह के रिस्क हो सकते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है ना, उसके बारे में। तो देखो, कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे सिंपली जैसे हम मार्केट रिस्क के बारे में बात करें जो हमारी बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। मार्केट रिस्क क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे असेट लायबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं, है ना, जिसमें हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब हमारा रिस्क हमारी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली हम उसको बैलेंस शीट से ही मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैनेजमेंट को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स भी बोल सकते हैं, ये रीवैल्यूएशन बैलेंसेस भी बोलते हैं, है ना। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एब्सोल्यूट टर्म्स में होती हैं, जैसे अगर क्रेडिट रिस्क है तो आपको इस साल अगर आपका कोई डिफॉल्ट हो गया, आपने किसी को पैसा दिया था, पैसा नहीं चुकाया, तो आप उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको कुछ एडिशनल एक्चुअल फंड्स रखने पड़ेंगे, एक्चुअल रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व्स इक्विटी, है ना। तो दो तरह से हम यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ईसीएफ फ्रेमवर्क की तरफ लेके चलता हूँ। इसके ऊपर वैसे मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। लेके चलते हैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे, है ना। तो सबसे पहले इस फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिस्क आर देयर, है ना। तो उनको मैनेज करने के तरीके भी अलग अलग है, जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क उन आइटम्स पे जो कि बैलेंस शीट पे मेंशन्ड है और उन आइटम्स पे जो कि बैलेंस शीट पे मेंशन्ड नहीं है। बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि बैलेंस शीट पे मेंशन नहीं होते, तो उनके रिगार्डिंग हमें सर्टेन कहते हैं ना, बिकॉज देखो बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑन इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप कुछ इस तरह के अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करते हो जिनसे वो रिस्क मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट रिस्क को मैनेज करने के रिगार्डिंग व्हाट यू डू, यू हैव आरबी विच इज बेसिकली रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। रीवैल्यूएशन बैलेंसेस को मैं थोड़ा और सिंपल मैनर में समझाता हूं। आपने गोल्ड खरीदा, आपने 1 लाख का गोल्ड खरीदा था, आज उस गोल्ड की वैल्यू 2 लाख रुपए है सपोज। तो आप अब अगर उसे नोट करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसे एसेट के तौर पे 1 लाख पे लिखोगे और कहीं ना कहीं आप उसे इन्वेस्टमेंट करके एक अकाउंट बना दो जिसमें 2 प्लस मतलब 1 लाख का सरप्लस दिखा दो, क्योंकि आज उसकी वैल्यू 2 लाख है अगर आप आज बेचते हो। लेकिन ये रियलाइज्ड गेन नहीं है,
इट इज जस्ट बीइंग शोन ऑन द बैलेंस शीट इन अ डिफरेंट अकाउंट। क्या बात समझ में आई? है ना, कि है तो वो असेट 1 लाख का, जब आपने खरीदा था असेट 1 लाख का है, लेकिन 1 लाख का उसमें प्रॉफिट चल रहा है, कल को नुकसान भी हो सकता है तो वो नीचे आ जाए, तो आप क्या करोगे, उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसकी वैल्यू 50,000 लिख दोगे। तो ये मैनिपुलेशंस होंगी बेसिकली आपकी बैलेंस शीट में। एक्चुअली में उसकी एसेट को हम रियलाइज जब कर लेंगे कि भाई मैंने 2 लाख का बेच दिया, तब हम उसको काइंड ऑफ कैश के टर्म्स में डील करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अकाउंटिंग में कुछ होते हैं रीवैल्यूएशन बैलेंसेस जो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशंस की जाती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, और कुछ होते हैं एक्चुअल कैश के टर्म्स में रिजर्व्स। ठीक है, तो जैसे रीवैल्यूएशन बैलेंसेस किस चीज से रिलेटेड होता है, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट जहां पे सपोज आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ था, डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो उसके प्रॉफिट्स हमने वहां मेंशन कर दिए, गोल्ड में किया था, गोल्ड वहां पे अप्रिशिएट हो गया, वहां मेंशन कर दिए। इसी तरह आपने दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं, दुनिया भर की ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है, वहां पे अगर आपको कोई कैपिटल गेन मिल गया उसको वहां पे लिख दिया। तो वो जब आप रियलाइज करोगे तब तक इट इज जस्ट बीइंग मेंशन ऑन द बैलेंस शीट, इसलिए इनको बोला जा रहा है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। तो इस तरह के आप बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हो अंडर रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। और ये कितना मेंटेन करते हो इन सब में, यू हैव टू मेंटेन इट अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट, सॉरी यू हैव टू मेंटेन रफली अराउंड 17 पॉइंट, सॉरी अभी जो हम मेंटेन कर रहे हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग, अभी तो लेटेस्ट डाटा हमें मिलेगा, वो मेंटेन कर रहे थे 17.4%। ठीक है, उसी तरह कुछ हमारे रिस्क ऐसे होते हैं जो एक्चुअल हमारी कैश फ्लो को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क, कि भाई आपने किसी को पैसा दिया था, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, आरबीआई की वेबसाइट कुछ दिन बंद हो गई, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया, ऑपरेशनल रिस्क है ना। मॉनेटरी पॉलिसी आपने, जैसे अभी आप देख रहे हो लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई है, यूएसडी आईएनआर स्वैप, अब इसमें सपोज अब स्वैप में कोई अपना पैसा वापस लेने आ रहा है, तब आपने जो डील की थी 98 पे की थी, अब जो रुपी है वो 100 के आसपास पहुंच गया, तो यहां पे भी आपको नुकसान होगा, है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक्चुअली आपके फ्लो को या आपके कैश को इंपैक्ट करेगी। अब इस तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए आप सर्टेन डेडिकेटेड रिजर्व्स मेंटेन करते हो, जिनको हम बोलते हैं रियलाइज्ड इक्विटी, जो कि हमारे एक्चुअल बफर्स के टर्म में होता है, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व, जिसमें आरबीआई की कैपिटल आ जाती है, रिजर्व्स फंड, ठीक है, कंटीजेंसी फंड, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ जाए तो उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फंड्स रखते हैं। ठीक है, असेट डेवलपमेंट फंड्स, जो हम एक्चुअली अपने असेट्स के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग रखते हैं। तो ये एक्चुअल कैश के टर्म्स में आप ये एक तरह से फंड मेंटेन कर रहे हो टू मैनेज दीज काइंड्स ऑफ रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मॉनेटरी रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, जो मार्केट रिस्क है वो हमारी बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है, तो उसके रिगार्डिंग हम रिवैल्यूएशन बैलेंसेस मेंटेन करते हैं। अप टू 17.4% ऑफ आवर बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे थे पिछले साल तक। एक्चुअली में तो ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब टोटल मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए 16.72 आपको मैनेज करना था नॉर्मल सिनेरियो, मतलब डिफिकल्ट सिनेरियो में, और नॉर्मल सिनेरियो में अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो 13.51। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में कितना मेंटेन कर रहे हैं, 17.4, विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखो क्रेडिट रिस्क, मॉनेटरी रिस्क के लिए आपके लिए जो एक्चुअल रिजर्व्स हैं, जिनको हम रियलाइज इक्विटी बोलते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले आपको ये मेंटेन करना होता था क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए 1% ऑफ योर बैलेंस शीट, वो अभी भी 1% मेंटेन करना है। ठीक है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको ये 5.5 और 4.5 मेंटेन करना होता था 2024 तक। उसके बाद कितना कर दिया गया, 6.5 एंड 3.5। क्यों कर दिया गया, ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, देखो ये बहुत रिजिड हो गया, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, आपने कुछ समय पहले एक टर्म सुनी होगी गोल्डी लॉक, है ना, बहुत अच्छी सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे, तो आप अननेसेसरी क्यों पैसा लॉक इन कर रहे हो ऐसे फंड्स में, वो पैसा क्यों ना हम चैनलाइज कर दें गवर्नमेंट के थ्रू इकोनॉमी में, है ना। तो ये जो रिवाइज गाइडलाइन 2024 के बाद यहां पे चेंजेस किए गए कि अब आप अगर इकोनॉमी खराब चल रही है तो आप एक्स्ट्रा कुशनिंग रखो 6.5, और इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो और कम रखो विच इज 3.5। तो ये सिचुएशन हमें अलाउ करती है कि आप एक्स्ट्रा पैसा कहीं ना कहीं, अगर इकोनॉमी अच्छी है तो कम रिजर्व्स मेंटेन करो, एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को पास ऑन कर दो। तो आप देखो वो जो आप 4.5 और 7.5 कह रहे थे वो क्या था, इन दोनों रिस्क को मैनेज करने की, अगर आप देखो करंटली
1 + 3.5 इट इज 4.5 एंड 1 + 6.5 इट इज 7.5। तो हमें जो रियलाइज इक्विटी है वी हैव टू मेंटेन इट बिटवीन 4.5 से 7.5, और एक्चुअली हम मेंटेन कितना कर रहे हैं 6.91। मतलब ये पिछले साल का डाटा था। अभी का अगर मैं आपको देखूं अभी कितना है, यहां पे इन्होंने मेंशन किया है, 1 सेकेंड, आई थिंक 6.5। ठीक है, दे आर मेंटेनिंग करंटली, ये जो है हमारा 6.5 के आसपास है, तो दैट इज क्वाइट गुड, रीजनेबल हेल्दी रेंज में है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एक्स्ट्रा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहां पे किया गया है कि एक्स्ट्रा पास, एक तो देखो क्या है, हमारी इनकम भी बढ़ी है, ग्रॉस इनकम हमारी 26% से बढ़ी है ना, और हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़े हैं, लेकिन ग्रॉस इनकम भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हमारी जब रिजर्व्स हमें जो मेंटेन करने हैं दैट क्वाइट डिसेंट, तो एक्स्ट्रा पैसा हम जो है गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकते हैं। दैट्स वाई जब इनकम बढ़ी तो एक्स्ट्रा पैसा हमने पास ऑन कर दिया, सीधी सीधी बात है ना। अब यहां पे आपके मन में एक और चीज आ सकती है, ये 17.4% किसका, 17.4% ऑफ द एक्चुअल बैलेंस शीट साइज, है ना, जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसका एग्जैक्ट साइज। अगर आप देखो 2025 में बैलेंस शीट 76 लाख करोड़ की होती थी, और वही बैलेंस शीट अब आई थिंक 90, लेट मी चेक कहां गया वो नंबर, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, बैलेंस शीट हैज इंक्रीज टू 91 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 92 लाख करोड़ की आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज हो गया है। इसका 6.5% एज ए रिवैल्यूएशन इक्विटी आप मेंटेन करोगे, एंड समवेयर अराउंड दीज नंबर्स आप रिवैल्यूएशन बैलेंसेस में मेंटेन करोगे। मैनेज हो गया, पास सरप्लस टू दी गवर्नमेंट। तो दिस इज हाउ डिविडेंड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द आरबीआई आफ्टर मैनेजिंग द रिस्क। तो मैं एक बार में आपको एक सिंपल समरी आपको बता देता हूं, है ना, ताकि जिसने अभी तक समझ नहीं आया है उसको भी एक बार समझ में आ जाए। देखिए क्या है, आरबीआई ने पैसा कमाया, एक्सपेंसेस बियर किए, जो पैसा बचा अब कैसे वो गवर्नमेंट को देना है, कि आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है जिनकी वजह से आरबीआई की ऑपरेशंस पे रिस्क आते हैं। मार्केट रिस्क आता है, क्रेडिट रिस्क आता है, मॉनेटरी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मतलब डिफरेंट तरह के रिस्क आते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस मांगते हैं, मोर लाइक मार्केट रिस्क, जिसका मैंने आपको दिखाया, है ना, कि वहां पे क्या होता है, अकाउंटिंग में ही मैनिपुलेशन करके सेपरेट रिजर्व्स बना दिए गए हैं जिससे रिस्क को मैनेज किया जाता है बैलेंस शीट मैनिपुलेशन से ही, सीधी सीधी बात है। और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में आपको लॉस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम मैनेज करते हैं बाय मेंटेनिंग एग्जैक्ट रिजर्व्स, है ना, कुछ एग्जैक्ट रिजर्व्स मेंटेन करके, कंटीजेंसी रिजर्व है, एसेट डेवलपमेंट रिजर्व है, तो वो रिजर्व्स हम मेंटेन करते हैं एक्चुअल क्वांटम नंबर्स के टर्म्स में। ठीक है, तो जो एक्चुअल रियलाइज्ड इक्विटी हम जिसको बोलते हैं वो आपकी 4.5 से 7.5% के बीच में होनी चाहिए, जो कि करंटली 6.5 है, अगेन अ गुड नंबर, है ना। और जो हमारे अगर हम बात करें रियलाइजेशन, जो मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए रिवैल्यूएशन बैलेंसेस होते हैं, दे शुड बी बिटवीन 13 to 16% ऑफ द बैलेंस शीट। करंटली हम 16 पॉइंट समथिंग मैनेज कर रहे थे लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग। So this is how you manage the risk and pass on the surplus to the government. I hope ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट था ये आप लोग को समझ में आया हो, है ना। सीधी सीधी बात, कैश को मैनेज करो कैश से, और बैलेंस शीट को मैनेज करो, मतलब अकाउंटिंग रिस्क को मैनेज करो अकाउंटिंग से। ठीक है, सिंपल सिंपल सही बात। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आप कर रहे हो रिवैल्यूएशन बैलेंसेस, और इसके लिए आप क्या कर रहे हो, realized equity. both are maintained as certain percentage of balance sheet. इसके अंदर भी कुछ आपके पर्टिकुलर फंड्स होते हैं जो एक्चुअल कैश के टर्म्स में होते हैं, इसके अंदर आपके कुछ फंड्स होते हैं या अकाउंट्स बोलेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि अकाउंटिंग चल रही है तो वो अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस ही होती हैं बेसिकली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गोल्ड आज 2 लाख का है, खरीदा 1 लाख में था, तो असेट में लिखा जाएगा 1 लाख और 1 लाख प्रॉफिट में मेंशन किया जाएगा इन ए सेपरेट अकाउंट। कल को कोई नुकसान फायदा होता है तो वहीं पे मैं एडजस्ट कर दूंगा, रेदर देन एक्चुअली सेलिंग और डूइंग समथिंग लाइक दैट, है ना। तो दिस इज हाउ द सरप्लस is being declared to the government along with managing the risk by the RBI. तो इस सेशन की अगर एसेंस आपको समझ में आई है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि देखो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आइडिया लगे। कई बार क्या होता है, वीडियो जैसे ये वाला हो सकता है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिले, तो
पता नहीं चलता यार कि आपको कितना समझ में आया। तो प्लीज कमेंट किया करो, पसंद आया करे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। देखो कहीं ना कहीं आप ही हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, है ना। तो प्लीज हमें इंस्पायर करते रहा करो। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।